Hello everyone, welcome to AZ classes and today we will cover class 12 part first फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। जो लास्ट प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम चैप्टर नंबर 1 के बारे में कवर कर चुके थे जो किसके रिगार्डिंग था, कूलाम के नियम के तथा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र के रिगार्डिंग था। अब चैप्टर नंबर 2 है जो है हमारा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें आज कवर करने हैं। फर्स्ट वन इज क्षेत्रफल वेक्टर यानी एरिया वेक्टर, सेकंड घन कोण सॉलिड एंगल, एंड थर्ड वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड फोर्थ गॉस की प्रमेय तथा गॉस का नियम गॉसिस थ्योरम और गॉसिस लॉ, एंड फिफ्थ गॉस के नियम के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस लॉ। यानी सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं या फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जो हमारा 5th नंबर जो टॉपिक है उसमें से गॉस के नियम के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस लॉ। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्षेत्रफल वेक्टर। अब देखो क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, हमारे पास एक क्षेत्रफल दे रखा है ए, ठीक है। अभी क्या है, सिर्फ इसके पास परिमाण है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड एक नंबर है, ठीक है। यानी अभी हमारे पास एक एरिया दे रखा है जिसको हमने डिनोट किया है कैपिटल ए से। अभी इसके पास सिर्फ परिमाण है यानी मैग्नीट्यूड। अगर इसके पास परिमाण के साथ साथ क्या हो जाए, दिशा भी हो जाए तो हम उसे क्या बोल देंगे, क्षेत्रफल वेक्टर बोल देंगे। तो अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्षेत्रफल वेक्टर के पास, क्षेत्रफल वेक्टर के पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और इसकी दिशा उस क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब के बराबर होती है। कहाँ, बाहर की ओर, और इसकी दिशा उस क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। यानी ये हमारी परिभाषा रही कि क्षेत्रफल वेक्टर के पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। यानी नॉर्मल पर क्षेत्रफल क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, एक अदिश राशि है। अगर यहाँ पे हमें क्षेत्रफल वेक्टर दे रखा है तो क्षेत्रफल वेक्टर का मतलब ये है कि क्षेत्रफल के पास अब क्या हो जाएगा, परिमाण के साथ साथ क्या हो जाएगी, दिशा भी हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जो दिशा है वो कहाँ होगी, क्षेत्रफल पर बाहर की ओर, यानी क्षेत्रफल पर बाहर की ओर, ठीक है। कैसा, अभिलंब। अब ये हमारा अभिलंब है क्षेत्रफल पर बाहर की ओर, ठीक है, की दिशा होती है। यानी ये अब दिशा जो इसकी क्षेत्रफल वेक्टर की होगी वो कहाँ होगी, इस क्षेत्रफल पर अभिलंब, कहाँ, बाहर की ओर। तो हम इसे मान लेते हैं इसका जो अभिलंब है वो क्या है, एन कैप है। यानी इस अभिलंब की दिशा क्या है, एन कैप। और जो एन कैप है वो यहाँ क्या है, एकांक सदिश, ठीक है। यानी एन कैप इक्वल टू कितना है, 1, ठीक है। एकांक सदिश का मतलब 1। तो अब हम इस क्षेत्रफल वेक्टर को हम किससे डिनोट कर देंगे, ए वेक्टर से, ठीक है। पहले क्या था, सिर्फ एक क्षेत्रफल था हमारे पास, यानी सिर्फ परिमाण था। अब उसके पास एक दिशा भी आ गई, अर्थात अब उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए वेक्टर से। अब हम इसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल वेक्टर। और जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो अब किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर एन कैप इंटू ए। यानी अब ये सदिश फॉर्म में आ गया। अब सदिश फॉर्म में क्या हो गया, दिशा भी हो गई, परिमाण भी हो गया। देखो, दिशा भी हो गई, परिमाण भी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर की एक चीज़, दो चीज़ें सिर्फ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। एक तो हमारा जो एकांक सदिश होगा उसकी डायरेक्शन में, ठीक है। यानी क्षेत्रफल वेक्टर को हम क्षेत्रफल अवयव भी बोल लेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल वेक्टर को जब हम आगे यूज़ करेंगे तो हम उसको क्षेत्रफल अवयव के नाम से यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घन कोण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घन कोण।
अब घन कोण को पढ़ने से पहले हम कोण के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर हम कोण के बारे में पढ़ेंगे तो हमें घन कोण बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, और एक नॉर्मल तरीके से समझ में आ जाएगा, यानी इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम कोण से पहले पढ़ेंगे, सॉरी घन कोण से पहले हम क्या पढ़ेंगे, कोण, ठीक। अब कोण क्या है, कोण की परिभाषा हम देते हैं कि कोण या फिर कोण बराबर आपने क्या पढ़ा होगा, कोण बराबर आपने चाप बटे त्रिज्या पढ़ा है ना, ठीक है। ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अब देखो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, किसी वृत्त की चाप, यानी किसी वृत्त की चाप, ठीक है, उस वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करती है उसे समतलीय कोण कहते हैं, ठीक है। यानी कोण की परिभाषा क्या है कि किसी वृत्त की चाप उस वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करती है उसे समतलीय कोण कहते हैं। अब आप रेफरेंस के लिए लो, देखो हमारे पास एक ये वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र है O, ठीक है। मैंने इसकी एक चाप ले ली AB, मैंने ये चाप ले ली इसकी A और B, और चाप की जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, उन बाउंड्रीज को मैंने क्या किया, O से मिला दिया। तो इन बाउंड्रीज के द्वारा उसके केंद्र पर, कहाँ, उस वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, समतलीय कोण बोलेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या है, रेडियन है, ठीक है। तो ये हमारी कोण की परिभाषा हो गई कि किसी वृत्त की चाप उस वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करती है उसे हम क्या बोलते हैं, समतलीय कोण बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। कोण बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है चाप बटे त्रिज्या। देखो मैंने आपको चित्र से बता दिया, ये हमारी चाप हो गई, ठीक है। जैसे कि आप प्रकार से ऐसे चाप लेते हो, तो एक चाप लगाई और चाप की बाउंड्रीज, ठीक है, यानी एंड पॉइंट्स को हमने इसके केंद्र से मिला दिया। तो ये जो कोण अंतरित हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, समतलीय कोण, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो गया, रेडियन। अब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से आपसे कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है कि एक रेडियन की परिभाषा, ठीक है। तो हम एक रेडियन की परिभाषा देखो यहाँ से कैसे लिखेंगे कि एक रेडियन वह कोण है, क्या है, एक रेडियन वह कोण है, ठीक है। यानी रेडियन किसका मात्रक है, कोण का। तो हम लिखेंगे एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है। यानी हमने एक रेडियन की परिभाषा क्या लिखी कि एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, अगर हम चाप को क्या करें, इस चाप AB को वृत्त की त्रिज्या के बराबर रख दें, तो चाप को वृत्त की त्रिज्या के बराबर रखेंगे तो यहाँ भी त्रिज्या लिख देंगे, त्रिज्या से त्रिज्या 1 कट जाएगा, कोण बराबर कितना आ जाएगा, 1। वही हमको इस परिभाषा में लिखना है। यानी एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है, ठीक है। यानी इसी परिभाषा में क्या करेंगे, जो AB है वो किसके बराबर हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या के बराबर। तो हमारा एक रेडियन कोण निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमने कोण के बारे में पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घन कोण, उसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। जैसे कि किसी वृत्त की चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित हो रहा है, उसी प्रकार एक गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोली पृष्ठ के केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा उसे हम क्या बोल देंगे, घन कोण बोल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे घन कोण।
अब हम लिखेंगे घनकोण में ठीक इसी प्रकार गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है क्या कहलाता है? घनकोण कहलाता है। ठीक है, यानी हमने कोण के बारे में पढ़ा तो कोण में क्या था कि किसी वृत्त के चाप द्वारा जो केंद्र पे कोण अंतरित हो रहा था उसे हम समतली कोण बोल देते थे। इसी प्रकार अब घनकोण है तो घनकोण में हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं गोलीय पृष्ठ। ठीक है, तो जो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो गोले के केंद्र पे जो कोण अंतरित करेगा हम उसे क्या बोल देंगे? घनकोण बोल देंगे। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। ठीक है, इसका नाम क्या है? ओमेगा। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक स्टेरेडियन है। ठीक है, यानी हमारे घनकोण की परिभाषा क्या बनी? अब घनकोण की परिभाषा अगर मैं आपको डायरेक्ट इसी तरीके से लिख देता आपकी समझ में नहीं आती, यानी इसीलिए मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया? कोण के बारे में पढ़ाया। ठीक है, यानी इसी प्रकार गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पे जो कोण अंतरित करेगा वो क्या कहलाएगा? घनकोण कहलाएगा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से, तथा इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, कैसे? वो देखो, हमने क्या किया कि माना कोई एक हमने गोला लिया। ठीक है, हमने एक गोला ले लिया और उसका हमने केंद्र कितना मान लिया? O। ठीक है, हमारे पास एक गोला है जिसका केंद्र कितना है? O। हमने यहाँ पे एक कोई क्षेत्रफल अवयव ले लिया dA। ठीक है, क्या ले लिया हमने? क्षेत्रफल अवयव। क्षेत्रफल अवयव का मतलब इस गोले का छोटा सा क्षेत्रफल, छोटा सा भाग हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या किया हमने? इसकी बाउंड्रीज को मिलाया। मैंने पहले ही बताया था आपको हम क्या करते हैं? बाउंड्रीज को मिलाते हैं। ठीक है, जब इसकी आप बाउंड्रीज को मिलाओगे तो यहाँ पे एक कोण अंतरित होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डी ओमेगा बोलेंगे। ठीक है, डी ओमेगा मतलब हम छोटा सा घनकोण, क्योंकि हमने क्या लिया है? इस गोले का एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, माना किसी गोले का केंद्र O है। ठीक है, जो आपको चित्र में दिखाया गया है वही हम यहाँ पे नोट करते जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं गोले की त्रिज्या कितनी है? R है। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना किसी गोले का केंद्र O है तथा त्रिज्या R है। ठीक है, इसके पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव dA पर विचार करते हैं। ठीक है, देखो जो मैंने आपको चित्र में समझाया है वही मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, यानी माना एक गोला है, हमारे पास एक गोला है जिसका केंद्र कितना है? जिसका केंद्र है O। ठीक है, हमने क्या किया है? इस गोले की पृष्ठ पर, ठीक है, ये गोले के पृष्ठ पे है, आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ बनाया है। देखो इसका मतलब ये है कि जैसे आप वायु से भरा एक गुब्बारा ले लीजिए। ठीक है, गुब्बारा भी एक गोले की भांति व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर वायु भरी है उसमें क्या होगा? एक आयतन होगा। ठीक है, तो हम जो वायु से भरा हुआ गुब्बारा है उसको हम एक गोला मान लेते हैं। तो गोला के पृष्ठ पे मैंने क्या किया? एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA ले लिया है। ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी है? R है, केंद्र O है। ठीक है,
तो मैंने वही लिखा है कि किसी गोले का केंद्र O है तथा त्रिज्या R है, इसके पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव dA है जिस पर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, तो फिर आगे लिखेंगे यदि हम क्षेत्रफल अवयव की परिसीमा यानी बाउंड्रीज BOUNDARIES बाउंड्रीज को केंद्र O से मिलाते हैं। ठीक है, वही सेम जो मैंने आपको बताया कि क्या किया, जो हमने क्षेत्रफल अवयव dA लिया है उसकी बाउंड्रीज, ठीक है, उनको हम क्या किया, एक एक बाउंड्री को हमने उसके जो हमारा गोली पृष्ठ है उसके केंद्र से मिलाना शुरू कर दिया। जब हमने केंद्र से मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक यहाँ पे क्या बना, घनकोण बना, जिसको हमने क्या मान लिया, d ओमेगा मान लिया। तो वही हम चीज़ लिख रहे हैं कि यदि हम क्षेत्रफल अवयव dA के परिसीमा यानी बाउंड्रीज को केंद्र O से मिलाते हैं तब इन परिसीमाओं द्वारा गोले के केंद्र पर एक घनकोण अंतरित होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, इस कोण को हम क्या बोल देते हैं, d ओमेगा कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि सबसे पहले कि हमारे पास एक गोली पृष्ठ था जिसका केंद्र O था, त्रिज्या कितनी थी, R, में त्रिज्या कितनी है, R है। हमने क्या किया, इस गोली पृष्ठ पे छोटा सा अवयव ले लिया हमने, क्षेत्रफल अवयव dA, उस क्षेत्रफल अवयव की जो बाउंड्रीज थी। ठीक है, यानी मैं मान लेता हूँ कि ये देखो, ये मैंने क्षेत्रफल अवयव ले लिया है। ठीक है, ये जो मेरा इतना भाग है, हाथ का इतना भाग, वो क्षेत्रफल अवयव है। ठीक है, अब मैंने इस क्षेत्रफल अवयव को लिया है, देखो इसकी बाउंड्री यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बाउंड्रीज हैं, तो मैंने इन बाउंड्रीज को क्या किया, मूल बिंदु O से मिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एक जो केंद्र है यहाँ पे एक कोण अंतरित हुआ यानी घनकोण अंतरित हुआ, उसको हम क्या बोल देते हैं, d ओमेगा बोल देते हैं। यही हमारे घनकोण की परिभाषा होगी। ठीक है, अब आगे चूंकि क्षेत्रफल अवयव, अब हम लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल अवयव dA। ठीक है, ये तो हमारी अब तक की कहानी ये रही, जो हमारा चित्र में लिखा हुआ था वो मैंने आपके सामने यहाँ तक लिख दिया। ठीक है, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि क्योंकि या चूंकि क्षेत्रफल अवयव जो dA है, क्षेत्रफल अवयव dA कॉमा त्रिज्या R के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी जो क्षेत्रफल अवयव dA है वो त्रिज्या है हमारी R, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो जाता है, यानी dA अनुक्रमानुपाती हो जाता है R स्क्वायर के। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इनकी निष्पत्ति एक नियतांक होती है। ठीक है, यानी इनकी निष्पत्ति एक नियतांक होती है। यहाँ देखो, यानी dA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R स्क्वायर के। ठीक है, तो dA अपॉन R स्क्वायर बराबर क्या हो गया, नियतांक। ठीक है, उसने यही बोल दिया कि इनकी निष्पत्ति क्या होती है, एक नियतांक होती है, और यही नियतांक हमारा क्या होता है, d ओमेगा होता है। ठीक है, यही नियतांक हमारा किसके बराबर होता है, d ओमेगा के। तो हमारा d ओमेगा बराबर कितना निकल के आ गया, dA अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया कि किसी छोटे से क्षेत्रफल अवयव के द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण d ओमेगा बराबर dA अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ है ना, ये वाला जो संपूर्ण गोली पृष्ठ है, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण कितना होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के
केंद्र पर अंतरित घनकोण, ठीक है। यानी जो डी ए है वो डी ए अगर हम इंटीग्रेटेड ऑफ ए डी ए कर दें, ठीक है, ये इसका मतलब समझ में आया आपके कि हमने क्या हुआ, छोटे छोटे अवयव, देखो हमने क्या मान लिया कि जो हमारा पृष्ठ है, ये जो हमारा गोलीय पृष्ठ है वो डी ए जो हमारा छोटा सा अल्प, यानी हमने स्मॉल सा क्षेत्रफल अवयव लिया है उनसे मिलकर बना है। इसका मतलब ये है कि हम डी ए जैसे कई सारे क्षेत्रफल अवयव से मिलकर ये पृष्ठ बना है। तो हम ये सारे डी ए जो क्षेत्रफल अवयव हैं हमारे, उनको अगर हम जोड़ दें, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी ए के बराबर हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ ए बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको समीकरण नंबर ए मान लो और इसको समीकरण ए में रख दो, तो हम लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बराबर ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण, हम लिखेंगे यहाँ पे ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर, और ए बराबर कितना है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमारा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, यानी आर से आर कट जाएगा, यानी 4 पाई। यानी हम कह सकते हैं कि किसी संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो अंतरित घनकोण है वो कितना है, 4 पाई, ठीक है। अब तक की ये कहानी क्या थी कि हमने कहाँ से लिया था, हमने पृष्ठ के मूल बिंदु से लिया था, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो हमने क्षेत्रफल अवयव लिया है वो देखो इस तरीके से लिया है, यानी हमारे पास जो क्षेत्रफल अवयव है वो इस तरीके से, ठीक है, ये है हमारे पास क्षेत्रफल अवयव, और एक कोई बिंदु है ओ, ठीक है। ये जो ओ से हम इसको मान लेते हैं बिंदु P मान लेते हैं, ठीक है। तो OP की दिशा में ये जो n कैप, यानी OP की दिशा में क्या है, ये एकांक वेक्टर है, ठीक है। एकांक वेक्टर OP की दिशा में कितना हो गया, n कैप, ठीक है। अब इनकी बाउंड्रीज को मिलाओ, ठीक है, यानी इसको हम मान लेते हैं r दूरी पर है, ठीक है, कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। अब इसकी बाउंड्रीज, अब देखो ये क्षेत्रफल अवयव है एक DA, ठीक है। हमने क्या किया था कि हमने पिछले वाले में क्या किया था, उसके पृष्ठ पे लिया था, लेकिन उसकी जो बाउंड्रीज हमने कहाँ मिलाई थी, उसके केंद्र से मिलाई थी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हमें एक क्षेत्रफल अवयव दे रखा है, अब हमारे पास केंद्र नहीं है, हमारे पास एक कोई बिंदु है O, ठीक है। मैं पहले आपको क्या परिभाषा वो लिख देता हूँ थ्योरी, तो उसमें देखो, माना कोई क्षेत्रफल अवयव बिंदु O से R दूरी पर है, ठीक है। हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कोई क्षेत्रफल अवयव है DA बिंदु O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, ठीक है। तो O से या O को क्षेत्रफल अवयव DA से मिलाने वाली रेखा, यानी O को क्षेत्रफल अवयव DA से मिलाने वाली रेखा के अनुदेश एक O से
DA को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एक, हम इसको बोल सकते हैं एकांक वेक्टर या त्रिज्य वेक्टर बोल सकते हो आप, ठीक है। एक एकांक सदिश n कैप है, ठीक है। क्या है? एक एकांक सदिश n कैप है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि कोई हम क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, ठीक है, तो क्षेत्रफल अवयव का भी क्या होता है? एक क्षेत्रफल वेक्टर होता है। तो हो क्षेत्रफल वेक्टर की मैंने आपको परिभाषा कहाँ बताई थी? उस क्षेत्र के बाहर, कहाँ? लंबवत, लंबवत बाहर की ओर। तो क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर हमने ये लिख लिया DA वेक्टर, ठीक है। सबसे पहली कहानी क्या थी कि हमारे पास एक कोई क्षेत्रफल अवयव DA था, बिंदु O से कितनी दूरी पर था? r दूरी पर था। फिर हमने इसकी बाउंड्रीज को मिलाया, ठीक है, हमने इसकी बाउंड्रीज को मिला दिया। O से बिंदु P, ठीक है, जो DA का बिंदु P है उसके अनुदिश एक हमें वेक्टर दे रखा है, एकांक वेक्टर n कैप, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जो DA हमने क्षेत्रफल अवयव लिया है उसका हमने क्षेत्रफल वेक्टर खींचा। तो किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव कहाँ होता है? मैंने आपको सबसे पहले क्षेत्रफल वेक्टर में पढ़ाया था, लंबवत बाहर की ओर। और हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा। तो वही हम यहाँ लिखेंगे सदिश n कैप है तथा n कैप व क्षेत्रफल वेक्टर DA के बीच कोण थीटा है, ठीक है। इन्हीं के बीच कोण कितना है? थीटा है। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों के बीच कोण थीटा है, हमें ये कहाँ होना चाहिए? हमने आपको क्या बताया था कि अगर हमें घन कोण का अंतरित करना है तो घन कोण की परिभाषा में क्या था कि हम उसके पृष्ठ पर, यानी पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, ठीक है। तो ये अभी कहाँ है? ये पृष्ठ पर नहीं है। पृष्ठ पर क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो O है वो मूल बिंदु नहीं है, ठीक है। यानी उसने पहले ही बोल रखा है एक क्षेत्रफल अवयव है जिसकी O से दूरी r है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि जो क्षेत्रफल अवयव है वो किसी भी गोली पृष्ठ के पृष्ठ पर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि O को मूल बिंदु मानकर, हमने क्या किया कि O को मूल बिंदु माना और यहाँ पे क्या किया हमने, इसको मूल बिंदु मानकर एक क्या खींच दिया? हमने एक वृत्त खींच दिया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे एक वृत्त खींच दें, ठीक। यानी हमने O को मूल बिंदु माना और ऐसे हमने एक वृत्त खींच दिया, ठीक है। जब ऐसे एक वृत्त खींचा तो ये क्या है? ये इसकी छाया बन गई। ये देखो, अब मैं आपको, हाँ यहाँ देखो, यानी इस तरीके से था, यानी पृष्ठ इस तरीके से था, ठीक है, यानी किसी मूल बिंदु पे नहीं था। फिर क्या किया कि हमने क्या किया कि इसकी जो बिंदु है उसको, मूल बिंदु को केंद्र मानकर, तो हमने r त्रिज्या से यहाँ से क्या कर दिया? एक वृत्त खींच दिया। वृत्त खींच दिया अर्थात इसकी जो छाया बनी, देखो ये आपको छाया दिखाई दे रही होगी, ये जो छाया, सेम इसकी जो छाया बन रही है अब वो कहाँ होगी? इस वृत्त के पृष्ठ पर होगी। क्यों? अब ये वृत्त क्यों, सॉरी, अब ये गोले का केंद्र हो गया तो इस गोले के पृष्ठ पर होगी, सॉरी वृत्त पे नहीं, गोले के पृष्ठ पे होगी। गोले के पृष्ठ पर क्यों होगी? क्योंकि हमने इसको केंद्र मानकर एक क्या खींचा था? गोला खींचा था, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों के बीच में कितना कोण है? थीटा कोण है। तो ये कितना हो जाएगा? DA cos थीटा। कितना हो जाएगा? DA cos थीटा, क्योंकि ये कितना था? DA था। अब ये इन दोनों DA और n वेक्टर के, जो DA वेक्टर है और n वेक्टर n के बीच कोण कितना है? थीटा, ठीक है। अब कोई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर A, और वो क्षैतिज से थीटा कोण पर है, तो उसके दो घटक हो जाते हैं, एक तो ऊर्ध्व घटक और एक क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक को हम क्या बोलते हैं? A cos थीटा। ऊर्ध्व घटक को क्या बोल देते हैं? A sin थीटा। तो इसके रेस्पेंस में ये क्या है? क्षैतिज घटक है। तो DA था, DA क्या हो गया? अब ये हो गया DA cos थीटा। क्लियर हुआ? यानी ये इसका क्षैतिज घटक हो गया। अब हमसे अगर कहा जाए अतः क्षेत्रफल
अवयव DA द्वारा, ठीक है, बिंदु O पर अंतरित घनकोण, यानी क्षेत्रफल अवयव DA द्वारा बिंदु O पर अंतरित घनकोण क्या होगा, इसके पृष्ठ पर प्रक्षेप के, यानी घनकोण इसके पृष्ठ पर प्रक्षेप, किसके प्रक्षेप DA cos थीटा है, यानी इसके पृष्ठ पर प्रक्षेप कितना हो गया, DA cos थीटा हो गया। ठीक है, तो मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया था डी ओमेगा बराबर क्या होता था, फॉर्मूला डी ओमेगा बराबर क्या होता था, DA अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा DA की जगह कितना है, cos थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा आ गया DA cos थीटा। अब DA cos थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं DA डॉट एन कैप, ठीक है, बटे R स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं आप, या एन वेक्टर भी लिख सकते हो, इसको एन कैप भी लिख सकते हो। ठीक है, DA डॉट एन कैप। अगर इसका आप स्केलर गुणन करोगे तो हम क्या करते हैं, जैसे ए बी है, ए डॉट बी, इसका स्केलर गुणन करते हो तो क्या करते हो, ए बी cos थीटा। ठीक है, यानी ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण तथा ए और बी के बीच कोण का कोसाइन। ठीक है, सॉरी कोज्या। तो हम अब हमारे पास कौन कौन से वेक्टर हैं, एक DA वेक्टर है और एक एन वेक्टर है। ठीक है, तो DA वेक्टर का परिमाण DA, एन वेक्टर का परिमाण, एन वेक्टर का मतलब परिमाण कितना है, एक, क्योंकि एन कैप क्या है, एक एकांक सदिश है। ठीक है, इनटू इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, उसकी कोज्या cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं DA डॉट एन वेक्टर अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारी हो गई घनकोण की कहानी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स कुछ नहीं है, एक संख्या है। अब संख्या किस चीज़ की है, तो मैंने आपको लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया था या लास्ट जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में क्या होता था वैद्युत बल रेखाएं क्या कर, जो पॉजिटिव चार्ज होता था उससे वैद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर निकलती थी, तथा जो नेगेटिव चार्ज होता था या जो ऋणात्मक आवेश होता था उसमें वैद्युत बल रेखाएं लंबवत प्रवेश करती थी। ठीक है, अब अगर ऐसा मान लिया जाए, हमने क्या किया कि जो प्लस चार्ज से, मान लेते हैं कि प्लस चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर निकल रही हैं। ठीक है, और मैंने क्या मान लिया कि वहाँ पे एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, मैंने क्या मान लिया, एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया। तो काल्पनिक पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजरती हैं वही क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित या वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये ले लो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ। ठीक है, यानी जो पृष्ठ है उसकी हमने क्या की है, कल्पना कर रखी है कि हम यहाँ पे एक पृष्ठ है। चलो मैं मान लेता हूँ कि
ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक पृष्ठ ले लिया, मैंने ये एक पृष्ठ ले लिया, मतलब ये मैंने काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है। और ये हमारी ई की डायरेक्शन है वैद्युत क्षेत्र की। तो परिभाषा में है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ये काल्पनिक पृष्ठ है, से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप। अब हम देखते हैं कि इससे हमारी कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो उनकी जो माप होती है वही क्या कहलाती है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, हम लिखेंगे इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। तो ये तो मैंने आपको परिभाषा बताई कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बहुत सिंपल है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली किन की माप, वैद्युत बल रेखाओं की माप क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला निकलता है। अब देखो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, मेरे पास एक ये पृष्ठ है, ठीक है, और यहां से वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये मान लिया मैंने क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया। मैंने क्या ले लिया है कि यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी ए से, सॉरी डी ए से, ठीक है, जो हमने अब तक पढ़ा था। मैंने इस पृष्ठ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया, क्या, डी ए, ठीक है। अब आप ध्यान दो, क्षेत्रफल अवयव डी ए। अब जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की हमारी डायरेक्शन ये हो गई ई, ठीक। क्षेत्रफल अवयव का हमारे पास क्या होता था, क्षेत्रफल वेक्टर भी होता था, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि मेरा जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अभी हमें पृष्ठ के बारे में जानकारी नहीं है कि मैंने पृष्ठ समतल रखा है, लंबवत रखा है, किसी एंगल पे रखा है, ठीक है। आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, आप सिर्फ इतना जानते हो, आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रख दिया गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस पृष्ठ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डी ए ले लिया। वैद्युत क्षेत्र की हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी, जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं उससे हमें कहाँ पता चल जाएगा, वैद्युत जो क्षेत्र है हमारी उसकी दिशा पता चल जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया, जो हमारा डी ए या क्षेत्रफल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है ये, मान लें, क्लियर हो। अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र तथा तो क्षेत्रफल वेक्टर का हम स्केलर गुणन करते हैं, क्या करते हैं, अदिश गुणन करते हैं, यानी स्केलर, ठीक है। अगर हम इसका स्केलर गुणन करते हैं यानी ई डॉट डी ए, यानी इन दोनों क्वांटिटी का अगर स्केलर गुणन कर दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। यानी इस अवयव से गुजरने वाला अगर हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो इस अवयव के या इस क्षेत्रफल अवयव के क्षेत्रफल वेक्टर तथा उस वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जो है, सॉरी जो वैद्युत क्षेत्र है, उन दोनों का अगर हम स्केलर गुणन कर दें, अदिश गुणन कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया फाई ई बराबर हमारा निकल के आ गया ये, ठीक है। क्या निकल के आ गया, ई डॉट डी ए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, तो हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा फ्लक्स
अब मान लेते हैं कि हमारा जो संपूर्ण पृष्ठ है उसका एरिया कितना है, ए, ठीक है। तो आप इसको इंटीग्रेटेड कर दो, यानी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड ऑफ ए ई डॉट डी ए, यानी क्या निकल के आ गया हमारा, इस संपूर्ण पृष्ठ द्वारा क्या निकल के आ गया, फ्लक्स निकल के आ गया, ठीक है। यानी फाई ई बराबर इंटीग्रेटेड ऑफ ए ई डॉट डी ए, यानी वैद्युत क्षेत्र तथा इसका क्षेत्रफल वेक्टर, इन दोनों का क्या, अदिश गुणन। क्लियर हो? अब हम लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे हम, यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ है, ठीक है। अगर कोई वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो पृष्ठ है वो कैसा है, बंद पृष्ठ है, अर्थात किसी आयतन को परिबद्ध करता है। मैंने पहले ही बताया था आपको, यानी अगर कोई बंद पृष्ठ है तो किसी आयतन को परिबद्ध करेगा। मैंने उदाहरण भी दिया था, आपको बताया था कि जैसे आपको गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा ले लीजिए, ठीक है। आप अगर गैस से भरे हुए गुब्बारे को एक पृष्ठ मान के चलेंगे, कैसा, बंद पृष्ठ मान के चलेंगे, तो उसके अंदर जो भरी हुई वायु है, जो उसके अंदर भरी हुई गैस है, वो क्या है, एक आयतन, यानी जो गुब्बारे की जो परिधि है, पृष्ठ है, वो एक आयतन, यानी वायु का जितना आयतन होगा उसको क्या कर रहा है, परिबद्ध करता है, ठीक है। तब पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, ठीक है। यानी अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ लेते हैं, कैसा, बंद पृष्ठ, ठीक है। यानी ये चीज़ याद रखना, ये आगे आपको काम देगी। क्षेत्र में पृष्ठ बंद पृष्ठ है, ठीक है। कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, अर्थात किसी आयतन को परिबद्ध करता है, तब पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना होगा, ई डॉट डी ए के बराबर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने एक पृष्ठ, अब हम क्या मानेंगे कि अब तक हमने क्या था, हमें ये ज्ञात नहीं था कि जो हमने पृष्ठ रखा है, मतलब वो किस तरीके से रखा हुआ है, समतल रखा है या ऊर्ध्वाधर रखा है, यानी लंबवत, ठीक है, वर्टिकल या फिर क्षैतिज, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया कि मेरे पास एक पृष्ठ है, ठीक है, और इससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं ऐसे, ठीक है। यानी एक पृष्ठ है और इससे ये वैद्युत बल रेखा निकल रही। अब मैंने मान लिया है कि जो हमारा इसका क्षेत्रफल अवयव है डी ए, उसके बीच और वैद्युत क्षेत्र ई ए के बीच कितना एंगल है, थीटा एंगल है। तो हम लिखेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे जो हमने पीछे वाले चित्र में, यानी जो हमारा पिछला जो चित्र था उसमें क्या हमने क्षेत्रफल अवयव डी ए माना था, उसमें मैंने माना था कि कोण कितना है, थीटा है। वही सेम कंडीशन यहाँ मान के चलेंगे, हम छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेंगे, उन दोनों के मध्य बनने वाला कोण थीटा लेंगे, ठीक। इस चित्र पर ध्यान दो, यानी अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि एक पृष्ठ है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, ठीक है। यानी एक पृष्ठ है और एक वैद्युत क्षेत्र है ई, उसमें इस प्रकार रखा गया है, किस प्रकार रखा गया है कि इस पे अगर हम क्षेत्रफल वेक्टर खींचते हैं तो उस क्षेत्रफल वेक्टर
और वैद्युत क्षेत्र के मध्य कितना कोण बनता है, थीटा बनता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं परिभाषा में लिखूंगा यहाँ पे। इतना इधर ध्यान दो, मैं यहाँ लिखूंगा कि चित्र में एक ऐसा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है, a है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि क्षेत्रफल वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र के मध्य कोण थीटा है। ठीक है, यानी मैंने क्या किया कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड था और उसमें मैंने एक ए क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रख दिया, और मैंने वो पृष्ठ इस प्रकार से रखा है कि हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है ई, और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर, पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा, हमेशा लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर के मध्य कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। कितना, थीटा कोण बन रहा है। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए। ठीक है, ये किसके द्वारा, एक छोटे से अवयव के द्वारा। अगर आपसे कहा जाए कि इसके संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ द्वारा कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेटेड ऑफ ए, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ए ई डॉट डी ए। ठीक है, जब क्षेत्रफल वेक्टर डी ए तथा वैद्युत क्षेत्र ई के मध्य थीटा कोण बनता है। ठीक है, तो जब वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर डी ए के मध्य थीटा कोण बनता है, तो यहाँ से निकालो आप ई डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। जैसे ए डॉट बी बराबर होता है तो क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यानी इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, ई डी ए कॉस थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, यानी क्या हो गया, ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर हुआ। अब एक काम करो आप, ई डॉट डी ए इसमें रख दो, हम लिखेंगे डी ए कॉस थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखो तो फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेटेड ऑफ ए, ई डॉट डी ए की जगह रख दो आप ई डी ए कॉस थीटा, यानी हमने इसका वैल्यू निकाल लिया और इसको इसमें पुट कर दिया, तो हमारे आ गया ई डी ए कॉस थीटा। अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, ए का, तो हम ए को अंदर रखेंगे, बाकी को बाहर ले लेंगे। तो ई कॉस थीटा इंटीग्रेटेड ऑफ ए डी ए। ठीक है, यानी हमने उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना लिया है, ए, तो अगर डी ए का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ द्वारा फाई ई बराबर कितना आ गया, ई ए कॉस थीटा। कितना आ गया, ई ए कॉस थीटा। अब हमारा ये तो निकल के आ गया फॉर्मूला, कब निकल के आ गया, जब क्षेत्रफल वेक्टर डी ए तथा वैद्युत क्षेत्र ई के मध्य कितना एंगल बन रहा था, थीटा बन रहा था। ठीक है, अब हम इसकी पढ़ेंगे विशेष स्थितियों के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे, इसकी विशेष स्थितियों के बारे में। तो विशेष स्थितियां क्या हैं, विशेष स्थितियों में नंबर 1 ये है, हमने क्या किया, हम लिखेंगे जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के
लंबवत रखा हो। अब क्या किया कि हमने पृष्ठ को कैसे, देखो मैंने एक पृष्ठ लिया, काल्पनिक पृष्ठ माना, और मैंने, ये मेरे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ठीक है, ये मेरे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है ये, ठीक है। जब ये मेरे इस तरीके से ले लो आप, ये आपको जो मार्कर दिखाए गए हैं वो क्या है, आपके वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ठीक है, यानी इस तरीके से इधर की तरफ, ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी आपकी। और ये जो मेरा हथेली है, फर्स्ट वाला ये हथेली, ये आपका पृष्ठ है, ठीक है। वही कह रहा है कि जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के लंबवत रखा हो, ठीक है, जब ये लंबवत रखा है, अगर आप इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर खींचोगे तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा, त्रिज्य बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर, इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी ए वेक्टर तथा ई के मध्य थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, और हमने सूत्र क्या पढ़ा है, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह 0 रख दो, तो ई ए कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, यानी ई ए। क्लियर हुआ। कब, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ई ए। दूसरी कंडीशन, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो। अब कहने का मतलब ये है कि पहले हमने पृष्ठ इस तरीके से रखा था और हमारे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये थी। अब हमने क्या किया कि पृष्ठ को ऐसे कर दिया, और यही हमारे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, यानी वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में जा रहा है और हमारा पृष्ठ भी इस तरीके से क्षैतिज रखा हुआ है। क्लियर हुआ। तो जब आप इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर लोगे तो लंबवत बाहर की ओर, और हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस तरफ है, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। वही हम यहाँ लिखेंगे, तो हम लिखेंगे डी ए तथा ई के मध्य थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आप फाई ई बराबर निकालोगे तो ई ए कॉस 90 इक्वल टू, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, तो हमारा कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। क्लियर हो। अब हम वैद्युत फ्लक्स के मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं, मात्रक और दिशा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और दिशा, ठीक है। देखो, वैद्युत फ्लक्स की दिशा हम समझेंगे वैद्युत क्षेत्र से या वैद्युत बल रेखाओं से। अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, अर्थात वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक होगा। और अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, इसका मतलब ये है वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके मात्रक पे, तो फाई ई इक्वल टू कितना था, ई ए, ठीक है। ये कॉस थीटा था, कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, यानी कोण का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। तो ई ए, ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसका मात्रक होता है कूलम। और ए क्या है यहाँ पे, एरिया, और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यही होता है ना। तो ई का मात्रक रखो न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा होगा फाई ई का मात्रक, ठीक है। ये तो हमारे पास फाई ई का मात्रक हो गया। अब आप लोग फाई ई यानी फ्लक्स की विमा निकालोगे और मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। यानी इस फ्लक्स की विमा क्या होगी आप निकालोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई है इसकी विमा क्या होगी। क्लियर हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा गॉस की प्रमेय तथा
गॉस का नियम, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।